कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। पहाड़ी गांव। विक्रम ने अब खुद को थोड़ा बहुत संभाल लिया था। वो नासिर की बताई हुई एक्सरसाइज करता था ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। एक दिन वो बाहर राशिद के पास बैठा था। उसने राशिद से इशारे से पूछा, मैं तुम्हें कहाँ मिला था? राशिद ने जंगल की तरफ इशारा करके बताया कि वहाँ मिला था। विक्रम को नासिर ने बताया था कि राशिद ने उन्हें आकर उसके बारे में बताया था। उसने फिर पूछा, कोई जलती हुई कार भी थी वहाँ? राशिद ने नामे सिर हिला दिया। विक्रम पहाड़ों की तरफ देखते हुए सोचने लगा कि वो यहाँ कैसे पहुँचा। वो तो ऊपर था। फिर वो हादसे के बारे में सोचने लगा। उसे याद आया वो पापा से बातें कर रहा था जब पीछे वाली कार उसके बराबर आ गई और उस पर लगातार गोलियों की बारिश हो गई। उसकी कार खाई में लुढ़कती चली गई। फिर उसमें जोरदार धमाका हुआ और वो कार से उछलकर निकल गया और लुढ़कता चला गया। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं। उसने सोचा, हो सकता है कि उस धमाके ने मुझे बहुत दूर नीचे फेंक दिया हो, फिर मैं लुढ़कता हुआ यहाँ आ पहुँचा हूँ। पापा ने ढूंढा तो बहुत होगा, घटना स्थल से दूर होने के कारण उन्हें मिला नहीं। अब मुझे जल्दी से ठीक होकर वापस जाना है, मम्मा का बहुत बुरा हाल होगा। ललित प्रेम को बाहर ले आया था। प्रेम ने उसका चेहरा देखा और बोला, तेरा सीमा से ब्रेकअप हो गया क्या? ये होना ही था। तुझे वैसी लड़की कहाँ मिल सकती है? कहाँ वो इतनी बोल्ड और कहाँ तू एकदम लल्लू। चल रोते नहीं है, तुझे और ढूंढ दूंगा। कोई नर्स पसंद कर ले। प्रेम ने उससे मजाक किया। काश मेरा ब्रेकअप ही हुआ होता, ये दर्द से बहुत कम होता। प्रेम, मुझे कोई दवा दे दे, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। ललित प्रेम से लिपट कर रो पड़ा। प्रेम भी घबरा गया। क्या हुआ ललित, तू ऐसे क्यों रो रहा है? तेरे घर में सब ठीक है? तू मुझे डरा रहा है, मुझे बता तो सही। प्रेम ने उसे कंधों से पकड़कर उसे अपने सामने लाकर कहा, प्रेम, अपना विक्की, वो हमें छोड़ गया। उसने हमारे साथ हमेशा के लिए ब्रेकअप कर दिया। अब वो नहीं आएगा। ललित और जोर से रोने लगा। आने जाने वाले उन्हें ही देखने लगे। प्रेम को झटका सा लगा, लेकिन जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं तो उसके बारे में ऐसी बात सुनकर भी अनसुनी कर देते हैं। हमारा दिमाग समझने से इनकार कर देता है। तो प्रेम के दिमाग में तो आ गया, लेकिन वो मानना नहीं चाहता था। वो बोला, क्या हुआ? क्या लड़कर कहीं चला गया? कोई नहीं, राहुल अंकल से कहते हैं उसे ट्रैक करे, हम जाकर ले आएंगे। जब हम तीनों साथ में जाएंगे तो वो जरूर आ जाएगा, हमें मना नहीं करेगा। दिल छोटा नहीं करते, ऐसे रोते नहीं हैं। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? वो 3 महीने पहले एक गंगवार में एक्सीडेंट में मारा गया। कहाँ से लेकर आएंगे उसे? भगवान ले गए अपने पास। ले आएगा तू? ललित उसी तरह रोता हुआ बोला। क्या 3 महीने? और तू मुझे आज बता रहा है? उसके साथ था कोई? उसकी बॉडी? प्रेम आगे बोल ही नहीं पाया, वो भी रो पड़ा। नहीं मिली नहीं, अकेला ही था वो। मुझे भी नहीं बताया। उस दिन उसकी गोलियां लगी। वो जम्मू के रास्ते पहाड़ियों से नीचे गिर गया था। चांस ही कोई नहीं था। हमने फिर भी बहुत तलाश की, जंगल का एक एक कोना छाना, कुछ नहीं मिला। हम यही मान रहे थे कि वो आ जाएगा, इसलिए किसी को बताया भी नहीं। आंटी से अब तक छुपा रखा था। आज उन्हें पता लग गया, तभी उनका ऐसा हाल है। ओ, दिल नहीं मानता। विकी के साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। भगवान इतना निर्दयी कैसे हो सकते हैं? सुशील को बताया? प्रेम बोला। वो ललित को अपने कमरे में ले आया। बाहर उन्हें हर आने जाने वाले देख रहे थे। ललित बोला, नहीं, सुशील को भी नहीं बताया। हम लोग जो आज यहाँ हैं बस उन्हें पता है। मैंने सीमा को भी नहीं बताया। वो जूही को ना बता दे। मैं तो सीमा से मिलता भी नहीं। उससे मिलने से मुझे विक्की ज़्यादा याद आता है। उसने ही तो सीमा से बात कराई थी मेरी। हाँ, मुझे निशा से और सुशील को अनिका से उसने ही मिलवाया था। कमीना था ही ऐसा। फिर तो निशा को भी नहीं पता होगा। उसे भी विक्की का बहुत सहारा था। ये हो क्या गया? प्रेम बोला। उसने सुशील को फ़ोन करके हॉस्पिटल बुलाया। सुशील अपनी ड्यूटी पर था। प्रेम के फ़ोन से उसे ये तो हो गया कि कोई सीरियस बात होगी, वरना प्रेम ऐसे ही नहीं बुलाता। वो उसी टाइम छुट्टी लेकर हॉस्पिटल की तरफ चल दिया। वो कुछ देर में ही हॉस्पिटल पहुंच गया। वो सीधे ही भागते हुए प्रेम के कमरे में गया। आते ही उसने वहां प्रेम और ललित को देखकर बोला, तू ठीक तो है? क्या हुआ? कौन बीमार है? दोनों ने सुशील को गले लगा लिया और प्रेम ने उससे कहा, सुशील, विक्की शहीद हो गया।
क्या क्या बक रहे हो तुम लोग? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? मुझसे ऐसा मजाक फिर मत करना। कहाँ है वो कमीना? विक्की देख, ऐसा मजाक किया तो मैं कभी तुझसे बात नहीं करूँगा। माना कि बहुत महीने हुए हम मिल नहीं पाए, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग मिलकर मुझसे ऐसा मजाक करो। बाहर आ कमीने। सुशील उन्हें धक्का देकर दूर करते हुए गुस्से से बोला। उसने कमरे के पर्दे के पीछे देखा, फिर सोफे के पीछे, फिर टॉयलेट खोल कर देखा। वो उसी तरह गुस्से से बोला, कहाँ है वो? तू मानता क्यों नहीं? ये सच है, वो नहीं रहा, वो हमें छोड़ गया, एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा, कहकर प्रेम रो पड़ा। उन्होंने उसे सारी कहानी सुनाई। सुशील नीचे बैठकर रोने लगा। वो फिर उठा और गुस्से से बोला, ये किसने किया? कौन था वो कुत्ता? उसने विक्की को अकेला समझकर गोलियां चलाई। मैं खून पी जाऊंगा उस कुत्ते का, बाद में चाहे मुझे फांसी हो जाए। उसकी ज़रूरत नहीं है, अंकल ने उसका खात्मा कर दिया था। वो 3 महीने पहले पढ़ा होगा तूने, वो ड्रग डॉन MK मरा था ना, वही कमीना था। अंकल ने भी उसे उसके अड्डे पर जाकर मारा था। कुछ शांति तो मिली, ललित ने बताया। हाँ मैंने पढ़ा था, वो इसी लायक था। अगर अंकल ये ना करते तो मैं उसे ज़रूर मारता। फिर कुछ याद आते ही बोला, यार अंकल आंटी का तो बुरा हाल होगा, चलो उनके पास जाते हैं। सुशील बोला, हमने किसी को बताया नहीं था, अब भी ना बताना। आंटी को आज पता चला, वो यहीं हॉस्पिटल में है। तू ठीक कह रहा था, हमें उनको संभालना चाहिए। विक्की की कमी कुछ तो कम करने की कोशिश तो कर सकते हैं, प्रेम ने उनसे कहा और उन्हें लेकर सिया के कमरे की तरफ चल दिया। पहाड़ी गांव। नासिर ने विक्रम के गले के लिए नई दवा बनाई थी, उसने उसे वो दवा दी। तीनों ने रोज की तरह विक्रम के लिए दुआ की। उनकी दवा और दुआ का असर था कि अब विक्रम चलने लग गया था। विक्रम नासिर के कपड़े पहनकर पहाड़ी ही लगता था। उसका गोरा रंग और नीली आंखें कश्मीरियों जैसी ही थी। जब वो पठानी सूट पहनता था तो बिल्कुल कश्मीरी लगता था। गांव की लड़कियां उसे देखने के लिए किसी न किसी बहाने अमीना के पास आती रहती थी। विक्रम ने देखा कि यहाँ दवाई के बदले लोग पैसे की जगह खाने की चीज़ें या फिर लकड़ियाँ, कपड़े आदि दे जाते थे। नासिर जंगल से जड़ी बूटियाँ चुन चुन कर लाता था। नासिर के बाप दादे भी यही करते थे। बहुत ही सीधे साधे लोग थे। राशिद रोज की तरह उससे बातें कर रहा था। उनकी केमिस्ट्री अजीब थी। दोनों इशारे में बातें करते थे और सारा दिन बात कर सकते थे। राशिद ने उससे पूछा, जब तुम ठीक हो जाओगे तो हमें छोड़ जाओगे? हाँ मुझे जाना ही होगा, मेरे अब्बू अम्मी मेरी राह देख रहे होंगे। जैसे तुम लोग हामिद को याद करते हो, वो भी मुझे याद करते होंगे, विक्रम ने कहा। राशिद उदास होकर बैठ गया। उसे विक्रम से बहुत लगाव हो गया था। वो रोनी सूरत बनाकर बैठ गया तो विक्रम बोला, तुम चाहो तो मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें वहीं रख कर पढ़ाऊँगा, चलोगे मेरे साथ? राशिद खुश हो गया। हाँ मैं चलूँगा, उसने भागकर अपनी अम्मी को बताया। फिर नासिर के पास जाकर उसे बताया कि वो हीरो के साथ जाएगा। वो सारे घर में नाचता फिर रहा था कि वो हीरो के साथ जाएगा। वो हर आने वाले को बता रहा था कि वो हीरो के साथ शहर जाएगा। उस दिन दोपहर को विक्रम को दवाई के कारण नींद आ गई। वो सोते हुए सपने में देखा, राहुल ने नई स्पोर्ट्स कार गिफ्ट की। वो सपने में छोटा सा था, राशिद की उम्र का। वो कार पाकर राशिद की तरह नाचने लगा। फिर राहुल उसे कार में बिठाकर टेस्ट ड्राइव पर निकल पड़ा। कार बहुत तेज चल रही थी। कार में ऊंची आवाज़ में गाना चल रहा था, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। दोनों साथ साथ गुनगुना रहे थे। तभी कार किसी से टकराई और राहुल कार से एक उछाल के साथ नीचे खाई में गिर गया। विक्रम कार में बैठा चिल्ला उठा, पापा! वो सच में ही चिल्लाया, पापा पापा, और उठकर बैठ गया। नासिर, अमीना और राशिद उसके पास खड़े थे। वो उनकी तरफ हैरानी से देखकर बोले, क्या हुआ? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? वो तीनों ने दुआ में हाथ उठाकर खुदा का शुक्रिया अदा किया। नासिर और अमीना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। नासिर ने विक्रम को गले लगा लिया। विक्रम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। राशिद ने खुश होकर उससे कहा, हीरो तुम बोलने लगे। विक्रम को अब समझ में आया। वो बोला, अब्बू मैं बोलने लगा, मैं बोलने लगा अब्बू, आपने तो कमाल कर दिया। उसने भी नासिर को कसकर पकड़ लिया। अमीना ने उसके सर पर हाथ फेरा। उसने अमीना को भी गले लगा लिया और बोला, अम्मी मैं बोलने लगा, अम्मी मैं बोलने लगा। विक्रम की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो खुशी के मारे रो रहा था। उसे अब लग रहा था कि वो जल्द ही वापस जा पाएगा, पर अभी उसकी टांग ठीक नहीं हुई थी और उसका ज़्यादा खून बह जाने के कारण कमजोरी आ गई थी। उसे ठीक होने में वक्त लगना था।
ओबराय मेंशन। सिया घर वापस आ गई थी। वो घर को देखकर फिर रोने लग गई। उसे हर जगह विक्की नजर आ रहा था, कहीं बैठा हुआ, कहीं छोटा सा खेलता हुआ, फिर आवाज लगाकर छुपता हुआ। वो राहुल के सहारे चल रही थी। उसने खुद को समझाया कि मुझे टूटना नहीं चाहिए। अगर मैं टूट गई तो राहुल भी टूट जाएगा। मुझे विक्की के लिए राहुल का ख्याल रखना होगा। ऐसा सोचते ही उसने आंसू पोंछ लिए। सारे नौकर पास आ गए और सिया का हाल चाल पूछने लगे। राज और प्रीत वापस चले गए थे, पर प्रेम, सुशील और ललित उनके साथ ही आए थे। उन्होंने तय किया था कि वो आंटी अंकल को खुश रखेंगे। सिया और राहुल लिविंग रूम में सोफे पर बैठ गए। वो भी उनके साथ लिविंग रूम में आ गए। प्रेम बोला, आंटी और अंकल जी, हमें हमारा कमरा बता दो, हम लोग आज से यहीं रहेंगे। हम मानते हैं कि विक्की की कमी हम पूरी नहीं कर सकते, पर हम आपका दुख थोड़ा कम कर सकते हैं। इसमें हमें भी अपनी दोस्ती निभाने का मौका मिलेगा और आप दोनों का प्यार भी। हाँ जी, हम मिलकर इस वक्त से लड़ेंगे। विक्की होता तो वो हमारे लिए यही करता। हम यही सोचकर हर काम करेंगे कि विक्की होता तो इस सिचुएशन में क्या करता। आप भी हमारा साथ देना, ठीक है ना आंटी जी? सुशील बोला। हम विक्की की परछाई हैं। स्कूल टाइम से जो वो करता था हम वही करते हैं। अब हमें भी नहीं आता कि हम क्या करेंगे, पर आपका दुख हम कम ज़रूर कर सकते हैं, ललित बोला। और इतना कहकर तीनों उनके कदमों में बैठ गए। सिया, राहुल ने उन्हें कंधों से पकड़कर ऊपर उठाया और गले लगा लिया। पांचों ने ग्रुप हग किया हुआ था और सारे ही रो रहे थे। उन्होंने विक्की के लिए दुआ की कि वो जहाँ हो ठीक हो। 1 महीने बाद पहाड़ी गांव। विक्रम अब पहले से बहुत ठीक हो गया था। अब वो लकड़ी के सहारे चल सकता था। उसने नासिर से कहा, अब्बू, मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं अपने घर जाऊँ। उनका मेरे बिना बुरा हाल होगा। मेरे पापा बहुत स्ट्रांग हैं, पर वो मेरे लिए बिल्कुल सॉफ्ट हैं। दोनों मेरे बिना नहीं रह सकते हैं। बेटा, माँ बाप सबके ऐसे ही होते हैं। अब तुम बिल्कुल ठीक हो, बस इस टांग को छोड़कर। इसे ठीक होने में वक्त लगेगा। अपने लोगों में जाकर तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। ठीक है, कल चले जाना। मैं तुम्हें छोड़ने चलूं? नहीं तो मुझे तुम्हारी चिंता रहेगी, नासिर ने कहा। क्यों नहीं, ज़रूर चलिएगा। मैं राशिद को भी साथ ले जाऊं? उसे वहीं रख कर पढ़ाऊँगा, विक्रम ने पूछा। बेटा, तुमने देखा ही है, हम दोनों अकेले ही रहते हैं यहाँ। हामिद चला गया, अब अगर ये भी चला जाएगा तो हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। और मैंने सोचा है कि इसे अपना हुनर सिखाऊं। कुछ कुछ तो सीख ही गया है। हाँ, ऐसा करते हैं, इसे भी साथ ले चलते हैं। फिर तुम्हें छोड़कर हम दोनों वापस आ जाएंगे। चलो, जैसा आप ठीक समझे, कहकर विक्रम ने मन में कुछ सोचा, फिर बोला, अब्बू, अगर मैं सोच रहा हूँ कि आपकी दवाओं को मशहूर करूँ, लेकिन बेटा, मेरी दवाएं लेगा कौन? ये तो गांव के लोग जो नहीं कहीं जा पाते वो आकर दवा ले जाते हैं। फिर मुझे कुछ नहीं आता, नासिर बोला। आप चिंता मत कीजिए, बस जैसा मैं कहूँ ऐसा करते रहना, विक्रम ने राशिद को भी बताया। राशिद, मैं कल जा रहा हूँ। विक्रम अब उनकी भाषा समझने और बोलने लगा था। वो उनकी भाषा में बोला, नहीं, तुम नहीं जाओगे, राशिद बोला। फिर अम्मी बोली, देख राशिद, तू सोच कि तू मुझसे और तेरे अबू से दूर हुआ तो क्या तू मिलना नहीं चाहेगा? क्या किसी और के लिए तू हमें छोड़ देगा? 4 महीने हो गए इसे यहाँ आए हुए। इसके अम्मी अब्बू कितने परेशान होंगे इसके लिए। उन्हें तो पता भी नहीं कि ये जिंदा है या नहीं। अमीना कहते कहते रो दी। विक्रम की आंखें भी गीली हो गई थी। ठीक है, तुम चले जाना, राशिद रोते हुए बोला। अब्बू मुझे छोड़ने जाएंगे, तू भी चलना मेरे साथ, विक्रम बोला। सच्ची? मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। वो रोते रोते हंसने लगा। वो सारे गांव में बताता फिर रहा था कि मैं हीरो को छोड़ने जाऊंगा। गांव वाले सुनकर विक्रम से मिलने आने लगे। हर कोई कुछ न कुछ लेकर आ रहे थे, खासकर लड़कियां। उसके पास 2 बैग इसी सामान से भर गए थे। वो खुश था कि वो जा रहा है, पर गांव के लोगों का प्यार देखकर दुखी भी हो रहा था। अगले दिन सुबह ही वो तैयार हो गए। उसने अमीना के गले लगकर अलविदा कहा। सारा गांव उसे मेन हाईवे तक छोड़ने आया। सब पैदल चल रहे थे, बस वो और शाहिद घोड़े पर बैठे थे। हाईवे पर वो बस का इंतजार करते रहे। बहुत देर बाद एक बस आई, वो उसमें चढ़ गए। विक्रम ने सबसे विदा ली और बस में चढ़ गया। विक्रम पहले राहुल को फ़ोन करना चाहता था, पर फिर उसने सोचा कि वो खुद जाकर उन्हें सरप्राइज़ देगा। वो लोग जम्मू उतरे, फिर वहाँ के रेलवे स्टेशन पहुँचे। ट्रेन टाइम पर आ गई। उन्होंने सुपर फास्ट ट्रेन ली थी।
किराया नासिर ने ही दिया था। ये ट्रेन उन्हें 8:30 घंटे में दिल्ली पहुंचा देगी। दूसरी ट्रेन ज़्यादा समय लेती थी। अभी 9:30 बजे थे। वो 5:30 बजे दिल्ली पहुंचने वाले थे। विक्रम का मन कर रहा था कि वो फ्लाइट से चला जाता, पर उसे पता था कि नासिर के पास इतना पैसा नहीं है, सो उसने ट्रेन से जाना ही ठीक समझा। वो 5:30 बजे दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली को देखकर विक्रम की आंखें भर आई। राशिद हैरानी से सब ओर देख रहा था। वो बचपन से गांव में रहा था। उसने गांव के बाहर की दुनिया कभी देखी ही नहीं थी। वो हर चीज़ को देखकर खुश हो रहा था। विक्रम ने टैक्सी की और एक दुकान का नाम बोला। टैक्सी उस शॉप के बाहर ले आई। विक्रम उन दोनों के साथ कपड़ों की दुकान में ले गया। उसे देखकर दुकान का मालिक भागा आया। विक्रम ने पहले उसे बाहर टैक्सी का किराया देने को कहा। वो बाहर आकर टैक्सी का किराया देकर वापस आया। वो आकर बोला, विक्की इतने महीनों बाद आए, मैंने तो सोचा कि तूने डिज़ाइनर बदल लिया या मेरे कपड़े अब पहले से नहीं रहे। ये लोग कौन हैं और तुम्हारी टांग को क्या हुआ, लंगड़ा क्यों रहे हो? मनीष बोले जा रहा था। नासिर और राशिद ने उसे आदाब कहा। उसने भी जवाब दिया, मेरा एक्सीडेंट हो गया था और ये दोनों मेरे फ्रेंड्स हैं। अच्छा, पहले हमारे खाने का बंदोबस्त करो, फिर मुझे ड्रेस दो। ओके डियर कहकर उसने फ़ोन करके खाना मंगवाया। फिर खुद विक्रम को कपड़े दिखाने लगा। विक्रम ने सूट पसंद किया और अंदर जाकर बदल कर आया तो नासिर और राशिद उसे देखते रह गए। राशिद बोला, अब पूरा हीरो लग रहा है। नासिर ने उससे धीरे से पूछा, कितने पैसे हुए बेटा? वो टैक्सी और सूट के, मैं इसे दे दूँ? जब उन्हें विक्रम मिला था तो उसके पास कोई पैसा नहीं था। कार्ड कई थे, इसलिए नासिर खुद ही खर्चा करना चाहता था। अब्बू, ये मेरा ड्रेस डिज़ाइनर है। यहाँ दिल्ली में मैं कहीं से भी कुछ भी ले सकता हूँ। पैसे की चिंता नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है मैं पैसे बाद में दे दूँगा। फिर उसने मनीष से कहा, मनु, इन दोनों का नाप ले लो, सूट तैयार करके कल घर पहुँचा देना। और हाँ, सारे पैसे कल दे दूँगा। अच्छा, एक बात बताओ, इस दौरान पापा आए? नहीं, ना तो वो आए और ना ही राज अंकल। मेरा उस तरफ जाना नहीं हुआ, नहीं तो ज़रूर पूछता, मनीष बोला। उन्होंने खाना खाया। फिर मनीष उन दोनों का नाप लिया। विक्रम ने उसकी कार की चाबी ली और बोला, कोई ड्राइवर है, भेज दे। वो उसकी कार में बैठकर अपने घर की तरफ चल दिए। शाम के 6:30 हो गए थे। राशिद हैरान होकर बाहर बिल्डिंग्स को देख रहा था। कुछ देर बाद कार बड़े से घर ओबराय मेंशन के आकर रुकी। ओबराय मेंशन, सिया, राहुल, ललित, सुशील और प्रेम सब लिविंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे। सब सिया और राहुल को खुश रखने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें यहाँ रहते 1 महीना हो गया था। वो सिया और राहुल की हर ज़रूरत का ख्याल रख रहे थे। रोज़ शाम को सारे इकट्ठे हो जाते थे। रोज़ कोई ना कोई सिया को उसके बुटीक छोड़ के आता और वापस भी ले आता, ताकि उसे ज़रा भी अकेलापन ना हो। उसे अकेला छोड़ते ही नहीं थे कि वो विक्की के बारे में सोच सके। इसी तरह ललित रोज़ राहुल के साथ जाता था और उसी के साथ वापस आता था। अगर कभी कोई एक काम में बिजी भी होता तो दूसरे को कह देता था। उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। उन्होंने अपने घर में पहले ही बता दिया था। उनके घर वालों को भी कोई ऐतराज़ नहीं था। उनकी दोस्ती को लेकर कोई किंतु परंतु नहीं करता था। तभी डोरबेल बजी। सब हैरान कि इस वक्त कौन आया है। बटलर ने गेट खोला और बोला, साहेब, विक्की बाबा आ गए। सबके कान एकदम खड़े हो गए। सब एक साथ उठकर गेट की तरफ भागे। सभी विक्की को देखकर जहाँ खड़े थे वहीं जम गए। सिया गिरने लगी तो राहुल ने उसे संभाला। विक्रम उन सब की तरफ देखकर हाथ उठाकर अपने स्टाइल में बोला, स्वागत नहीं करोगे हमारा? उसकी आवाज़ सुनकर सिया उसकी तरफ भागकर उससे लिपट गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। विक्की, विक्की, मेरा विक्की आ गया। राहुल, अपना विक्की आ गया। प्रेम, सुशील, ललित, अपना विक्की आ गया। सिया खुशी के कारण पागलों की तरह सबको बता रही थी। सब रो रहे थे। विक्रम भी रो रहा था। बारी बारी सारे उससे मिले। वो उन्हें अंदर ले आए। उसके पीछे पीछे राशिद भी रो रहा था। उसने अपने अब्बू का हाथ पकड़ लिया। विक्की से मिलने के बाद राहुल की नज़र राशिद और नासिर पर पड़ी। फिर विक्की ने बताया, पापा, ये नासिर हैं और ये राशिद। इन्होंने मेरी जान बचाई और इतने महीने में इनके साथ था। राहुल ने झट से नासिर के पैर छुए और बोला, आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। आपने इसे नहीं बचाया, हमारी ज़िंदगी बचाई है। हम तो जीना ही भूल गए थे। हमें उस रब पर पूरा यकीन था कि एक ना एक दिन हमारा विक्की वापस आ जाएगा।
हमने किसी को नहीं बताया था, यहाँ तक कि घर के नौकरों को भी पता नहीं था। आप हमारे लिए रब हो, मैं आपके। राहुल से और बोला नहीं गया, वो रो पड़ा। नासिर उसे दिलासा देते हुए कहा, देखिए करने कराने वाले हम कौन होते हैं, वो खुद ही सब करता है, हम तो बस जरिया बन जाते हैं। उसने इसे बचाना ही था, मैं ना होता कोई और बचा लेता। नासिर ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा। सिया और प्रेम राशिद को चुप करा रहे थे। सिया ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? राशिद को कुछ समझ नहीं आया। उसने विक्रम की तरफ देखा तो विक्रम ने उसे उसकी भाषा में समझाया, तो उसने जवाब दिया और विक्रम को गले लगा लिया। विक्रम उसकी पीठ थपथपाने लगा। सब उसकी तरफ अजीब ढंग से देखने लगे कि ये क्या कह रहा है। विक्रम ने सबको बताया, ये कह रहा है कि आप सब रो रहे हो तो इसे भी रोना आ गया। सारे राशिद को प्यार करने लगे। सबकी खुशी का ठिकाना नहीं था। राहुल ने अंदर जाकर बटलर को सबके लिए स्पेशल खाना बनाने को कहा। नासिर उनका घर देखकर हैरान हो गया था। उसने इतना बड़ा और शानदार घर कभी नहीं देखा था। उसे खुद से शर्म आ रही थी। राहुल ने जब उसे बैठने को कहा तो वो सोफे की तरह देख रहा था कि इतने शानदार सोफे पर वो कैसे बैठे। तब सिया ने उन्हें कहा, भाई साहब आप आराम से बैठिए, अपना ही घर समझिए। बहन जी, इतना बड़ा घर तो हमारे गांव में ज़मींदार का भी नहीं है। हमने तो सपने में भी ऐसा घर नहीं देखा। हम गंदे हैं, डर लग रहा है आपका सोफ़ा गंदा ना कर दें। ओहो, आपने भी क्या बात कह दी। आप बैठिए, सोफे का कुछ नहीं है, आपसे प्यारा नहीं है सोफ़ा। राहुल ने उसे पकड़कर बिठाते हुए बोला। सब विक्रम की कहानी सुनना चाहते थे। विक्रम बोला, अब्बू आप इनको शुरू से कहानी सुना दो। सिया सबके लिए फ्रूट्स काट कर ले आई। ये लो तुम लोगों के लिए फ्रूट्स, ये विक्रम लेकर आया है, बिल्कुल फ्रेश है। हाँ, ये गांव वालों की तरफ से गिफ्ट है। मम्मा, सब लोग रोज़ मेरा हालचाल पूछने आते थे, रोज़ कुछ ना कुछ लाते थे। ये सब जब मैं घर आ रहा था तब दिए, विक्रम बोला। उसकी बात सुनकर राशिद भी अपनी भाषा में हंसते हुए कुछ बताने लगा। विक्रम और नासिर भी हंस दिए। फिर नासिर ने उन्हें बताया, राशिद बोलता है कि गांव का सारा लड़की लोग इसको रोज़ बहाने से मिलने आता। कोई कहता सर दर्द है, कोई पेट दर्द है, तो कोई अपने अम्मी या अब्बू का बहाना बनाकर दवा लेने आता। वो बदले में इसको कुछ खाने को देता। आज सारा खड़ा होकर रोता। सब हंस पड़े। सिया बोली, मेरा बिक्की है ही ऐसा, लड़कियां तो पीछे पड़नी ही थी। तभी बटलर नासिर और विक्रम के लिए चाय, मिठाई और नमकीन वगैरह ले आया। राशिद के लिए दूध था। राशिद ने बिस्कुट की प्लेट उठा ली। नासिर उसे डांटने लगा, लेकिन सिया ने रोक दिया। वो बोली, भाई साहब आप बच्चे को क्यों डांट रहे हो? बच्चे ऐसा नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? तब सिया ने प्यार से राशिद को अपने पास बुलाया और अपने साथ ले जाकर उसके सामने किस्म किस्म के बिस्कुट रख दिया और एक प्लेट पकड़ाते हुए इशारे से उसे समझाते हुए बोली, जो खाना है खा लो। राशिद खुश हो गया। उसने अलग अलग कितने ही बिस्कुट प्लेट में भर लिए। नासिर चाय पीता हुआ टूटी फूटी हिंदी में कहानी सुनाने लगा। उस दिन मैं दवाई बना रहा था कि राशिद ने आकर बताया कि जंगल में कोई गिरा पड़ा है। हम भाग कर गए। हमें हीरो मतलब विक्रम मिला। हम इसे उठा कर ले आए। इसकी हालत बहुत ख़राब था। इसको 7 गोलियां लगा हुआ था। इसका सारा कपड़ा फट गया था, जगह जगह रगड़े लगा हुआ था और ये टांग कई जगह से टूट गया था। मैंने इसका दवा बूटी किया और मैं और अमीना मेरी पत्नी, हमने बारी बारी रात को जाग जाग कर इसका ख्याल रखा। हम डरता था कि होश में आकर कहीं ये अपना जख्म ना छील ले। 3 महीने साहब ये सोता रहा। इतना खून निकला, रोज़ कपड़ा भर जाता। हम रोज़ साफ़ करता, कपड़ा बदलता, रोज़ अल्लाह से दुआ करता कि ये ठीक हो जाए। ये 3 महीने बाद राशिद बोला, अब्बू ये उठ गया। हम फिर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। अब 1 महीना इसका टांग ठीक होने में लगा। अब ठीक हुआ तो हम इसे ले आया। सब बहुत ध्यान से उसकी कहानी सुन रहे थे। बीच बीच में उसकी भी आंखें भर आती थी। सिया की आंखों से तो आंसू रुके ही नहीं। वो विक्की को पकड़े बैठी थी और उसके कंधे पर सर रखकर रोए जा रही थी। मम्मा अब आ गया ना, अब क्यों रो रही हो? विक्की ने उसके कंधे पर बाँह रखकर उसे गले लगा लिया। विक्की के दूसरी तरफ बैठे राहुल ने विक्की के सर पर हाथ फेरा और उसके पास होकर उसका माथा चूम लिया। बाकी दोस्तों की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। राशिद नासिर से अपनी भाषा में बोला, आपने इसके गूंगे होने के बारे में तो बताया नहीं। उसे पूरी हिंदी समझ नहीं आती थी, पर अपने अब्बा की टूटी फूटी हिंदी समझ आती थी।
तो नासिर बोला, हाँ मैं एक बात तो बताना भूल ही गया कि इसका जुबान रुक गया था, ये बोल ही नहीं सकता था। फिर आप इसका सपने में आया, फिर ये बोलने लगा। हाँ पापा, मैं गूंगा हो गया था। पापा आपको बताऊं, इनकी दवाई बहुत असरदार है। आप सोच सकते हैं कि मेरी क्या हालत थी, पर इनकी दवा ने मुझे ठीक कर दिया। पापा मैं सोच रहा था कि इनकी दवा का पेटेंट करवा लूं और यहाँ बेचे, इनका भी फायदा अपना भी। देख लो बेटा, जैसा तुम कहो। पर पापा ये अपना गांव छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि गांव में बस एक यही डॉक्टर हैं, विक्रम बोला। तो हम इनके लिए वहीं कुछ कर देते हैं, राहुल बोला। हाँ पापा यही सही है, विक्रम बोला। राहुल को राज की याद आई। उसने राज को फ़ोन किया। हेलो राज, उसने खुशी में कहा। राज को लगा कि इसे फिर विक्की की कोई बात याद आई होगी। उसने पूछा, क्या बात है राहुल, विक्की की कोई बात याद आ गई? नहीं राज, तू यहाँ आ जा, प्रीत को भी ले आ, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। उसे पता था कि राज को इतना कहना ही बहुत है, वो भागा चला आएगा। राज कुछ ही देर में वहाँ पहुँच गया। उसे लगा कि वो सिया को कुछ हो गया शायद। वो जैसे ही घर आया, वहाँ पर भीड़ देखकर और घबरा गया। अक्सर जब हमारे मन में कोई ख्याल आ जाए तो हमें वही घटित होने लगता है, मतलब हम जो सोचते हैं वही दिखने लगता है। राज को लगा कि सिया को कुछ हो गया है। वो भीड़ में सिया को ढूंढ रहा था, पर सिया वहाँ नज़र नहीं आई। वो अपने ख्याल में इतना खोया था कि उसे विक्रम भी नज़र नहीं आया। वो सीधे राहुल के पास आया। उसे देखते ही सारे दोस्त एक साथ उसके पैर छूते हुए एक ही लय में बोले, पैरी पहना अंकल जी। जैसे स्कूल में बच्चे क्लास में सर के आने से एक ही लय में गुड मॉर्निंग सर बोलते हैं। पर राज को उनकी नहीं पड़ी थी, उसे बस अपने राहुल की पड़ी थी। उसने देखा कि विक्रम के बाद राहुल का क्या हाल है। अगर सिया को कुछ हो गया तो उसका दोस्त तो मर ही जाएगा। ये सोचकर वो राहुल के पास गया, लेकिन प्रीत ने विक्रम को देख लिया। वो भागकर विक्रम से लिपट गई। मेरा बच्चा, कहाँ चला गया था तू? पता है तेरे पीछे हम सब का क्या हाल था? अरे तेरी मम्मी तो मर के बची है, उनका तेरे सिवा है ही कौन? हमने तो निशा को भी नहीं बताया, बेचारी हर दूसरे दिन पूछ लेती है विक्की क्यों नहीं आया। विक्रम बोला, अब तो आ गया ना मेरी प्यारी मासी, अब तो खुश हो जा, कहकर उसने अपने स्टाइल में प्रीत के गाल खींच दिए। राज का ध्यान जब उसकी तरफ गया, वो बोला, ओए कमीने, तू कहाँ रह गया था? ओए तेरे पीछे हमने सारी कंपनी रो रो कर धो डाली, कहकर उसने रोते हुए विक्रम को गले लगा लिया। क्यों अंकल, ललित था तो वहाँ आप दोनों को संभालने के लिए, विक्रम बोला। ललित, अरे ये नमूना क्या हमें संभालेगा, उल्टा रोज आकर हमारे पास रोता। मेरा कमरा बदल दो, मुझसे नहीं सिया जाता, उस कमरे में विक्की की याद आती है, मुझे जहर दे दो, वो ललित की एकटंग करते हुए बोला। विक्रम की भी आंखें नम हो गई। उसने प्यार से ललित की तरफ देखा। ललित भी रो पड़ा। प्रीत बोली, सिया कहाँ है, उसे भी मिल लूँ? वो तो तुम्हारे हेड ऑफिस से शहीदों की लगी तेरी फ़ोटो उतार लाई थी। कहती है कि मेरा विक्की जिंदा है, मेरी सांस चल रही है, मेरा दिल धड़क रहा है, ये सबूत है उसके ज़िंदा होने का, कहकर वो किचन की तरफ चल दी। विक्रम की आंखें सूख ही नहीं पा रही थी। उसे पता था कि सब उससे बहुत प्यार करते हैं, पर जब सामने पता चलता है तो आंखें भर ही आती हैं। राज राहुल के पास बैठता हुआ बोला, ओए प्रेम, तूने निशा से उस दिन से बात क्यों नहीं की, जिस दिन से हम हॉस्पिटल से आए हैं? कहीं धोखा तो नहीं दे रहा उसे? अरे नहीं अंकल जी, उस दिन से हम यहाँ अंकल आंटी जी के साथ हैं। हमने तय किया था कि हम उन्हें विक्की की कोई कमी होने नहीं देंगे। उसके लिए हमने किसी ने भी अपनी गर्लफ्रेंड से बात नहीं की। वैसे भी उनसे बात करके हमें विक्की ज़्यादा याद आता, क्योंकि इसने ही हमें उनसे मिलवाया था, कहकर वो सारे विक्की से लिपट गए। तब उन्होंने राज और प्रीत को भी सारी कहानी सुनाई और नासिर और राशिद से मिलवाया। राज बोला, तुम्हें पता है विक्की, राहुल ने 4 दिन कुछ नहीं खाया। तेरे जाने के अगले ही दिन हम जाकर उस कमीने एमके का काम तमाम कर आए। फिर उसके बाद बहुत मुश्किल से संभाला राहुल को। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती थी। रोज़ दुआ किया करता था कि विक्की को भेज दे, मेरे यार की जान लौटा दो, कहकर वो फिर रो दिया। राहुल ने उसे चुप कराया। बटलर ने आकर सबको खाने के लिए बुलाया। सब डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। नासिर को शर्म आ रही थी। वो बोला, आप हमें खाना डाल कर दे दो, हम नीचे बैठकर खा लेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? आप ऐसा क्यों सोचते हो? आप तो इतने बड़े डॉक्टर हो, हम सबसे महान हो। आप हमारा विक्की ठीक करके ले आए हो। हमारे लिए तो आप भगवान हैं। आप यहाँ बैठिए, प्रीत बोली। राशिद को प्रीत ने सिया के कहने पर अपने पास बैठा लिया। वो उसे पूछ पूछ कर खाना खिलाने लगी।
सब खाना खाने लगे। सिया ने विक्की की पसंद की खीर बनाई थी, वो उसे खिलाने लगी तो राहुल बोला, अब ये बच्चा थोड़े है, खुद ही खा लेगा, तुम अपना खाना खाओ। क्यों मिस्टर राहुल ओबराय, आपको जलन हो रही है? मम्मा इनकी बात मत सुनो, मैं तो आज आपके हाथ से ही खाऊंगा। विक्रम राहुल को चिढ़ाते हुए बोला, पर राहुल ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और अपनी प्लेट में से चावल भरकर उसके मुंह में डाल दिए। विक्रम ने आगे बढ़कर राहुल के गाल पर किस किया। सिया बोली, नहीं ये गलत है, मेहनत मैंने की और इनाम इन्हें। उसकी बात सुनकर विक्रम ने उसे भी किस किया। राहुल और सिया की आंखें भर आई। राज भी अपनी आंखें साफ करते हुए बोला, ये सीन देखने को आंखें तरस गई थी। भगवान तुम सबको बुरी नज़र से बचाएं। आशा है आज का पार्ट आज सबको बहुत पसंद आया होगा, तो इसी बात पर कमेंट की भी भर भर कर बारिश कर दीजिएगा। इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी आप लोगों के लिए पार्ट ला रही हूँ, तो इतना तो उम्मीद रख ही सकती हूँ। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।